ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस बाय सैम। मैं हूं सर वानिया और आज जो है वो हम एक बिल्कुल फ्रेश और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली कॉल्ड एज मोटिवेशन। अच्छा भाई, अब मोटिवेशन क्या है, क्या होती है, किस तरह चीजें स्टार्ट होती हैं, लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द टॉपिक। अच्छा भाई, अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है, मोटिवेशन एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से इंसान काम करता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो एक्शन लेता है। हम इंसान इतने सेल्फिश हैं कि बगैर रीजन के ना कोई काम करते हैं ना कोई एक्शन लेते हैं। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है ना, हम इंसान बड़े सेल्फिश हैं। अगर हमें किसी चीज में फायदा नजर नहीं आता ना, हम वो काम करते ही नहीं है, हम एक्शन लेते ही नहीं है। अगर हम किसी गरीब को भी पैसे देते हैं ना, 50 रुपए 100 रुपए, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है कि हाँ यार, गरीब को पैसे दिए, अल्लाह जो है वो उसका 5 टाइम्स देगा या 10 टाइम्स देगा। ठीक है ना। आपको कल को कोई बता देना कि गरीब को पैसे देने का कोई फायदा नहीं है, तो जो पैसे दिए ना आप छीन के वापस ले लोगे, लाओ भाई मेरे पैसे वापस करो। ये हालत है इंसानों की, मुसलमानों, मुसलमान तो नहीं, खैर इंसानों। तो इंसान के हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इस वक्त आप अगर क्लास में आकर बैठे हो तो आपने एक एक्शन किया है, तो क्लास में आए हैं। ठीक है ना। तो क्यों आए हैं, हर किसी का रीजन अलग है। किसी को अच्छा ग्रेड चाहिए, किसी को पास होना है, किसी को टाइम पास करना है, किसी को है ना वो अम्मी अब्बू को प्रूफ करना है, किसी को है कि बस ए लेवल्स हो जाए, शादी हो जाए, बताने को तो हो कि लड़का या लड़की ने ए लेवल्स किया है। सबके अलग अलग रीजन है एक्शन लेने के। तो हर वो रीजन जिसकी वजह से इंसान एक्शन लेता है, आई रिपीट, हर वो रीजन जिसकी वजह से इंसान एक्शन लेता है, उसको जो है वो हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है मोटिवेशन की। बट एग्जाम्स के अंदर जब सवाल मोटिवेशन का आएगा, जब एग्जाम्स के अंदर सवाल मोटिवेशन का आएगा, तो याद रखना, एग्जामिनर एग्जामिनर विल रेफर मोटिवेशन टू बिजनेस। एग्जामिनर रेफर विल रेफर मोटिवेशन टू बिजनेस, और बिजनेस के अंदर उसका जो है वो जो रेफरेंस होगा वो एम्प्लॉय से होगा। किससे होगा? एम्प्लॉय से होगा। यानी जो हम अभी मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमने शुरू किया है, बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारी बेसिक्स जो होंगी वो सारी की सारी रेफर कर रही होंगी एम्प्लॉय को। तो अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम के अंदर पूछता भी है कि भाई व्हाट इज मोटिवेशन, तो आप अपना जवाब मोटिवेशन का एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देंगे। सवाल यह है कि मोटिवेशन क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन वो रीजन है, वो फोर्स है जिसकी वजह से इंसान एक्शन लेता है। अब हम इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर कर देंगे किसके अंदर? वर्कर के अंदर। अगर मैं आपको सिंपल करके समझाऊं मोटिवेशन की डेफिनेशन, कि भाई मोटिवेशन क्या है, तो हम बोलेंगे मोटिवेशन वो रीजन है, मोटिवेशन वो रीजन है जिसकी वजह से वर्कर एक्शन लेता है, और इस रीजन की वजह से वर्कर अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने की कोशिश करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने की कोशिश करता है। आई रिपीट, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से एक वर्कर काम करता है या एक्शन लेता है, और ये वही रीजन या एक्शन है जिसकी वजह से एक वर्कर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि आज के बाद अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोटिवेशन से रिलेटेड, तो आप समझ लेना कि एग्जामिनर जो आपको मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर आपको बेसिकली एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी। तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई कि भाई मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन जो है वो रीजन है जिसकी वजह से, आई रिपीट, मोटिवेशन वो रीजन है जिसकी वजह से एक वर्कर एक्शन लेता है,
एक वर्कर काम करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं देखूं अभी तक, तो हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा भाई, ये हमें समझ आ गया मोटिवेशन क्या होती है। वो रीजन जिसकी वजह से वर्कर काम करता है और वर्कर जो है वो एक्शन लेता है, और वर्कर जो है वो अपनी उसी रीजन की वजह से मेहनत करता है और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया मोटिवेशन। अब सवाल एक और, कि ये मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्या होती है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि भाई ये मोटिवेटेड वर्कफोर्स है क्या। मोटिवेटेड वर्कफोर्स है क्या। याद रखो, किसी भी कंपनी के पास, अगर लेट से आज मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, और मैं अपनी आपसे ही कहता हूं कि मेरी इस फैक्ट्री में मेरे जो कुछ वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड है, ठीक है, और कुछ वर्कर्स जो हैं वो नॉन मोटिवेटेड है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मोटिवेटेड वर्कर एंड अ नॉन मोटिवेटेड वर्कर। बड़ी सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना। अगर मेरा एक एम्प्लॉय एक एवरेज परफॉर्मर से ज्यादा परफॉर्म करता है तो वो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, और अगर मेरा एक एम्प्लॉय एक एवरेज परफॉर्मर से कम परफॉर्म करता है तो वो मेरा नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉय है। बड़ी सिंपल सीधी और क्लियर फॉरवर्ड बात है भाई, सीधी सी बात है। लेट से मेरी एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री, और मैं आपसे कहता हूं कि मेरी इस फैक्ट्री में एक एवरेज परफॉर्मर यानी एक एवरेज एम्प्लॉय 100 यूनिट्स बनाता है, यानी 100, लेट से 100 टी शर्ट्स बनाता है। एक एवरेज परफॉर्मर 100 टी शर्ट्स बनाता है। अच्छा भाई, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मोटिवेटेड वर्कर कौन होता है। मोटिवेटेड वर्कर वो होता है जो एक एवरेज वर्कर से ज्यादा परफॉर्म करता है। तो अगर मेरी कंपनी में एक एवरेज वर्कर, एक मुनासिब वर्कर 100 यूनिट बनाता है, 100 टी शर्ट्स बनाता है, और कोई एम्प्लॉय 100 से ज्यादा टी शर्ट बनाता है, तो मेरे हिसाब से वो जो 100 से ज्यादा टी शर्ट बनाने वाला बंदा है ना, वो मोटिवेटेड वर्कर है। और अगर कोई बंदा एक एवरेज वर्कर से भी कम परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो नॉन मोटिवेटेड वर्कर, वो किसी काम का वर्कर नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो मोटिवेटेड वर्कर वो होता है जो एक एवरेज वर्कर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और नॉन मोटिवेटेड वर्कर वो होता है जो एक एवरेज वर्कर से बिलो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बड़ी क्लियर बता दी। मोटिवेटेड वर्कर वो है जो एवरेज वर्कर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और नॉन मोटिवेटेड वर्कर वो है जो एक एवरेज वर्कर से बिलो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, आगे चलते अब अगर एक कंपनी, अगर मैं कहता हूं मेरी फैक्ट्री में मेरी वर्कफोर्स मोटिवेटेड वर्कफोर्स है, मेरी वर्कफोर्स मोटिवेटेड वर्कफोर्स है। मैं क्यों कह रहा हूं मेरी वर्कफोर्स मोटिवेटेड वर्कफोर्स है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी कंपनी में मेरी वर्कफोर्स मोटिवेटेड यानी वर्कर्स मोटिवेटेड है, तो उसका मतलब वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछता हूं, अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है एक कंपनी को क्या चाहिए, मोटिवेटेड वर्कफोर्स या नॉन मोटिवेटेड वर्कफोर्स। तो हर बंदा जवाब देगा सर ये कैसी बात हुई। हर कंपनी चाहती है कि उसके पास वर्कफोर्स क्या हो, मोटिवेटेड हो। हर कंपनी चाहती है उसके पास मोटिवेटेड वर्कफोर्स हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर वर्कफोर्स मोटिवेटेड है तो बेनिफिट्स क्या है। सवाल यह है भाई कि अगर वर्कफोर्स मोटिवेटेड है, का मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी के साथ खुश है, तो ही तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इंप्लॉय खुश है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी को क्या फायदे हैं। मैं आपको बताता हूं, कंपनी को बहुत सारे फायदे। सबसे पहला फायदा कंपनी को मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने का यह है कि मोटिवेटेड वर्कफोर्स जो है वो छुट्टियां कम करती है। मोटिवेटेड वर्कफोर्स का हमेशा छुट्टियां कम करती है, कम छुट्टियां करते हैं वो लोग।
क्योंकि मोटिवेटेड वर्कफोर्स का मतलब वो अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्मर खुश है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वो लोग जो खुश होते हैं, कंपनी में मेहनत कर रहे होते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो छुट्टी नहीं करते बेफिजूल। छुट्टी हमेशा सुस्त, नाकारा और फारिग लोग करते हैं। हाँ, जेन्युइन केस हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपकी कंपनी में वर्कफोर्स मोटिवेटेड है, इसका मतलब उनकी छुट्टी करने के चांसेस बहुत कम है। वो बेफिजूल छुट्टी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपकी कंपनी में लेबर फोर्स मोटिवेटेड है या वर्कर्स मोटिवेटेड है, तो दूसरा क्या फायदा होगा कंपनी को? दूसरा फायदा ये होगा कि कंपनी का जो एलटीओ है, एलटीओ का मतलब लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब ये जो इंप्लॉइज छोड़ छोड़ कर जा रहे होते हैं ना, ये लेबर टर्नओवर कहलाता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कंपनी के अंदर इंप्लॉइज मोटिवेटेड हैं, अगर कंपनी के अंदर इंप्लॉइज मोटिवेटेड है, तो उनके इंप्लॉइज के छोड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है, लेबर टर्नओवर कम होगा। आपको याद होगा हमने एचआर का चैप्टर पढ़ा था, और उस एचआर के चैप्टर के अंदर जो है वो हमने एलटीओ का टॉपिक पढ़ा था, लेबर टर्नओवर का। तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्यादातर, हर केस में नहीं, 90% ऑफ द केस में जो कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं वो नॉन मोटिवेटेड वर्कर्स ही होते हैं। क्योंकि मोटिवेटेड वर्कर के कंपनी छोड़ने के चांस बहुत कम है। अब आप पूछेंगे क्यों? भाई मोटिवेटेड वर्कर का मतलब वो वर्कर जो मेहनत कर रहा है, खुश है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो बंदा कंपनी के अंदर खुश है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसके छोड़ के जाने के चांस बहुत कम है। छोड़ के कौन जाता है कंपनी? जो खुश नहीं है, जिसका कंपनी में दिल नहीं लग रहा, तो मजा नहीं आ रहा। तो जिस बंदे का दिल नहीं लग रहा, खुश नहीं है, मजा नहीं आ रहा, वो कंपनी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और जिसको मजा नहीं आ रहा, वो काम अच्छा कभी करेगा ही नहीं। मोटिवेटेड है ही, जो काम अच्छा नहीं कर रहा वो मोटिवेटेड ही नहीं है। तो अगर कंपनी की इंप्लॉइज या वर्कफोर्स मोटिवेटेड है, तो उसके छोड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं छोड़ के जाने के। मैं नहीं कह सकता कि कह रहा कि छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते हैं। मोटिवेटेड वर्कफोर्स, मोटिवेटेड लेबर भी छोड़ सकता है। आपसे कहीं बेटर ऑप्शन आ गया, या कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, या कोई मेडिकल इशू हो गया, या कंट्री से मूव आउट हो गया, पर्सनल रीजन हो गया, या ऑक्यूपेशन चेंज कर ली, कुछ भी हो सकता है, स्टडीज पे चला गया। मोटिवेटेड वर्कफोर्स भी छोड़ते हैं, लेकिन मोटिवेटेड वर्कफोर्स के छोड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? तो अगर कंपनी, हम पढ़ क्या रहे, कि अगर एक कंपनी के पास मोटिवेटेड वर्कफोर्स है, मोटिवेटेड वर्कर्स है, तो कंपनी को क्या फायदा है? तो भाई फायदा यह है कि लेबर टर्नओवर कम, इंप्लॉइज के छोड़ के जाने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, वेल एंड गुड। और क्या फायदा हो सकता है भाई अगर मोटिवेटेड वर्कर्स हैं तो, या मोटिवेटेड वर्कफोर्स अगर किसी कंपनी के पास है, और क्या फायदा हो सकता है? और फायदा ये हो सकता है कि जो मोटिवेटेड वर्कर होगा, वो हमेशा चाहेगा, क्योंकि वर्कर तो, मोटिवेटेड वर्कर तो खुश है कंपनी के साथ, तभी तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और खुश वर्कर हमेशा चाहेगा कंपनी भी ग्रो करे। तो वो जो मोटिवेटेड वर्कर होगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस। जो मोटिवेटेड वर्कर होगा, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस, हमेशा, क्योंकि वो खुश है कंपनी से। और जो वर्कर खुश होगा, वो चाहेगा कि कंपनी आगे बढ़े। तो वो कोशिश करेगा कि भाई कंपनी आगे बढ़े, तो कंपनी को, ओनर को या मैनेजर को सजेशंस देगा, सर ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। नॉन वर्कर, जो नॉन मोटिवेटेड वर्कर है, वो तो खुश ही नहीं, वो बोलेगा बाहर में गई कंपनी, बंद होती बंद हो जाए सानू की। ठीक है ना? तो मोटिवेटेड वर्कर होने का, मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने का ये फायदा है कि जो मोटिवेटेड वर्कर, सिंस वो कंपनी के साथ ऑनेस्ट होता है, डेडिकेटेड होता है, खुश होता है, अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो चाहता है कि कंपनी आगे बढ़े। और कंपनी बैठे बैठे आगे नहीं बढ़ती। वो क्या करेगा? कंपनी को चीजें देगा, फीडबैक देगा, सजेशन देगा, कंप्लेंट्स पहुंचाएगा, आइडियाज देगा, जो जिनको यूज करके जो है कंपनी अपने आप को इंप्रूव कर सके। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अब कराने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ओ लेवल्स करके आए हैं उनको तो ये आता ही होगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत जगहों पर काम आएगा। और एटलीस्ट अब सारी जिंदगी आपकी इस कॉन्सेप्ट से जान छूटने वाली नहीं है। वो ये है कि अगर जो है कंपनी के लेबर मोटिवेटेड है, तो एक फायदा ये होता है कंपनी को कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी
बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एवरेज कॉस्ट गिर गई। अच्छा भाई, ये क्या हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट चाइना। अब हम जरा चाइना की केस पे जाते हैं। बचपन से लेके आज तक मैंने, आपने, हम सब ने एक चीज सुनी है कि चाइना का लेबर सस्ता है, चाइना का लेबर सस्ता है, चाइना का लेबर सस्ता है। सब बकवास है, दिस इज ऑल बुलशिट। चाइना का लेबर सस्ता नहीं है, चाइना का लेबर महंगा है। एटलीस्ट पाकिस्तान से तो महंगा है चाइना का लेबर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात बता दी आपने, चाइना का लेबर महंगा है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल आपने नहीं सुना, आज सुन ले। चाइना का लेबर पाकिस्तान से महंगा है। अरे भाई, चाइना का लेबर महंगा है? क्या बात कर रहे हैं सर? अगर चाइना का लेबर महंगा है तो दुनिया के लोग पागल हैं, कंपनीज पागल हैं, एप्पल, ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज, व्हाई हैव दे सेट अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन चाइना? का चाइना का लेबर महंगा है। सुनो, सब्र करो, तहम्मुल रखो, समझाता हूं। देखो भाई, जरा इस चीज को अब आप लॉजिकली समझो। लॉजिकली समझोगे तो आपके लिए चीजों को समझना जो है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि चाइना का जो लेबर है वो महंगा है, ठीक है। अब सवाल यह है कि चाइना का लेबर महंगा है तो लोग फिर भी चाइना के अंदर प्रोडक्शन करवा रहे हैं। रीजन देखते हैं। देखो भाई, लेट्स से एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, सॉरी, ओके सॉरी, ये पेन हट गई थी। अच्छा, तो लेट्स से एक फैक्ट्री है, ठीक है। और इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो टी शर्ट बनते हैं। एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर टी शर्ट्स बनते हैं। और ये फैक्ट्री जो है, लेट्स से दिस फैक्ट्री इज बेसिकली बेस्ड इन पाकिस्तान। दिस फैक्ट्री इज बेस्ड इन पाकिस्तान। अच्छा भाई, अभी जो फैक्ट्री पाकिस्तान में है, अब ऐसी बात है, टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो टी शर्ट बनाने के लिए वर्कर चाहिए। अच्छा भाई, वर्कर चाहिए। अब हुआ ये कि जब ये फैक्ट्री पाकिस्तान में काम करती है और पाकिस्तान के अंदर वर्कर रखती है, तो पाकिस्तान का वर्कर लेता है 1,000 रुपए। कितने लेता है? 1,000 रुपए लेता है। और पाकिस्तान का वर्कर इस 1,000 रुपए के बदले, लेट से, 2 टी शर्ट्स बनाकर देता है। तो लेबर 1,000 रुपए लेता है पाकिस्तान में और 1,000 रुपए के बदले 2 टी शर्ट बना के देता है। तो कंपनी की, इन सिंपल वर्ड्स, एक टी शर्ट बनाने की लेबर कॉस्ट क्या आई? 500 रुपए। लेबर कॉस्ट क्या आई? 500 रुपए। मैं सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात कर रहा हूं, अभी सारी रेंट, रॉ मटेरियल वगैरह किसी की बात नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात कर रहा हूं। सो एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा भाई, ये जो टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तान के अंदर टी शर्ट बनाना है तो पाकिस्तान का लेबर चाहिए। तो पाकिस्तान के लेबर को हायर किया। अब पाकिस्तान के लेबर ने बोला हाँ भाई बना दूंगा टी शर्ट, 1,000 रुपए लूंगा। आपने बोला डन। 1,000 रुपए लिए, टी शर्ट बना दिए। एक महीने बाद पता लगा उस लेबर ने पूरे महीने में 2 टी शर्ट बनाए। तो आपने हिसाब किताब किया, आपने बोला यार सिर्फ लेबर 500 रुपए लग गई एक टी शर्ट बनाने में। 500 रुपए, 2 टी शर्ट बने 1,000 रुपए, तो हम तो एक टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो 500 रुपए लगी लेबर कॉस्ट फॉर मेकिंग 1 टी शर्ट इन पाकिस्तान इन अ फैक्ट्री। अच्छा भाई, ओके। आपने बोला आगे चलते हैं। अब किसी ने बोला भाई चाइना जाओ। आपने बोला अच्छा, चाइना जाते हैं। चाइना गए तो आपने बोला भाई चलो अब टी शर्ट चाइना में बनाते हैं। आपने चाइना के अंदर फैक्ट्री खोली, लेबर को बुलाया, बोला भाई टी शर्ट बनाना है। लेबर ने बोला बन जाएगा। लेबर ने बोला बन जाएगा। वो ची चुआ चू वहां वूं करके कुछ समझाया होगा, लेकिन तर्जुमा ये कि लेबर ने बोला सर बन जाएगा टी शर्ट, टेंशन नहीं है। आपने बोला डन। कितने पैसे लोगे? उसने बोला सर 1,500 रुपये लेगा। कितना लेगा? 1,500 रुपये। आपने बोला यार क्या बात कर रहे हो यार, पूरी दुनिया कहती है चाइना का लेबर सस्ता है, तुम तो पाकिस्तान से ज्यादा पैसे ले रहे हो। उसने बोला सर यही पैसे हैं, काम करना है करो, नहीं करना नहीं करो। आपने बोला यार क्या फंस गया यार मैं तो, लोगों ने बोला था चाइना में जाके काम करो, उल्टा ये तो महंगा पड़ रहा है। आपने बोला चलो अब तो आ गए, मजबूरी है, करो काम। हुआ ये, उसने आपसे ली 1,500 रुपये,
और महीने के आखिर में आपने उसको बुलाया हिसाब किताब के लिए, आपने बोला लाओ भाई बताओ कितने टी शर्ट्स बनाए। वो आपके पास लेकर आया 5 टी शर्ट्स। कितने लेकर आया? 5 टी शर्ट्स। ठक करके कॉस्ट क्या आ गई? 300 रुपए। चाइना का लेबर सस्ता नहीं है, चाइना का लेबर महंगा है। पर चाइना का लेबर क्योंकि प्रोडक्टिव है, क्योंकि चाइना का लेबर प्रोडक्टिव है, वो प्रोड्यूस ज्यादा करता है। और जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसकी सैलरी को जब आप ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लेबर कॉस्ट पर प्रोडक्ट गिर जाती है। ऐसे ही निकालते हैं ना कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? जितने टोटल पैसे खर्च किए हैं उसको डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट बना दो। तो अगर मैंने इस पेंसिल को बनाने के लिए 100 रुपए खर्च किए और एक पेंसिल बनाई है, तो एक पेंसिल बनाने की कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं और दो पेंसिल बनाई है, तो 100/2, यानी एक पेंसिल बनाने में 50 रुपए का खर्चा है। लेबर वाले चक्कर में भी यही है। पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपए खर्च किए कॉस्ट, 1000 रुपए खर्च करके दो टी शर्ट बने, तो एक टी शर्ट बनाने की कॉस्ट 500 रुपए। सिमिलरली चाइना में टी शर्ट बनाया, क्या कॉस्ट आई? 1500 रुपए। 1500 रुपए के बदले टी शर्ट कितने बने? 5, तो पर टी शर्ट कॉस्ट क्या आई? 300 रुपए। ये बात है भाई, ये बात है, यहां पर समझो इस बात को। चाइना का लेबर प्रोडक्टिव है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब मोर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप उसको ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको पेंसिल वाली एग्जांपल दी, टी शर्ट वाली एग्जांपल दी, जितने ज्यादा यूनिट में डिवाइड करेंगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी गिर जाएगी। यहां पर ऐसा ही होता है प्रोडक्टिविटी वाले केस के अंदर। किसी अब सवाल ये नहीं था चाइना पाकिस्तान का, सवाल ये था कि अगर किसी कंपनी की लेबर फोर्स प्रोडक्टिव है तो कंपनी को क्या फायदा है? तो भाई अगर किसी कंपनी की लेबर फोर्स प्रोडक्टिव है तो उसका फायदा यह है कि प्रोडक्टिव लेबर फोर्स प्रोड्यूस ज्यादा करेगी। जब वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगी तो जो भी कॉस्ट है उसको ज्यादा यूनिट में डिवाइड किया जाएगा, और जितने ज्यादा यूनिट में डिवाइड किया जाएगा एवरेज कॉस्ट उतनी ज्यादा गिर जाएगी। तो ये है हम लोगों के पास लेबर टर्नओवर के मोटिवेटेड होने का एक और फायदा। अच्छा भाई, और देखते हैं, अब एक और कर लेते हैं। अब क्योंकि लेबर फोर्स मोटिवेटेड होगी तो हम लिख सकते हैं लेस चांसेस ऑफ एरर्स, गलतियां भी जो है वो कम होंगी। तो ये है हम लोगों के पास मोटिवेटेड वर्कफोर्स और मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने के कंपनी को अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हम जरा चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है जी, मैं स्क्रीन पे लिख भी देता हूं। हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है अब वो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी थ्योरीज है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो लोग ओ लेवल से आए हैं उनको तो बेसिक्स आते होंगे थ्योरीज के। टेलर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी ओ लेवल में, मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, एंड देन आपने हर्ट्जबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी। अब जब हम ए लेवल्स में आ गए तो ये थ्योरीज हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल गो इनटू मच मोर डिटेल्स कंपेयर टू ओ लेवल्स। और साथ साथ कुछ नई थ्योरीज भी अब हमारे पास आएंगी। मैकलेलैंड की थ्योरी आएगी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आएगी, और हॉथॉर्न इफेक्ट आएगी, एल्टन मेयो की थ्योरी। ठीक है जी, खैर जब वो टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब जो आज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि भाई मोटिवेशन की टाइप्स क्या है। मोटिवेशन की टाइप्स क्या है? तो बेसिकली मोटिवेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल मोटिवेशन, ठीक है। एक होती है हमारे पास क्या? फाइनेंशियल मोटिवेशन। और एक होती है हम लोगों के पास नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो हम लोगों के पास टेक्निकली दो तरह की मोटिवेशन की टाइप्स हैं। एक है फाइनेंशियल मोटिवेशन और एक है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कि भाई ये फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है। इस बात को याद रखिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है। फाइनेंशियल मोटिवेशन एक ऐसा मेथड है जहां पर कंपनी अपने इंप्लॉय से काम करवाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, उससे अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए उसको डायरेक्टली पैसा देती है। आई रिपीट,
फाइनेंशियल मोटिवेशन एक ऐसा मेथड है जहां पर कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाने के लिए, उससे अच्छी एफर्ट करवाने के लिए, मेहनत करवाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए उसको डायरेक्टली पैसा देती है। यहां पर डायरेक्टली कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। दिस इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इन दिस मेथड financial means such as salary, comma, bonus, etc. are used to directly motivate and motivate an employee and improve परफॉर्मेंस। मतलब ये कि भाई फाइनेंशियल मेथड वो मेथड होता है जहां पर कंपनी डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रही होती है, उससे काम करवाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उससे अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए, उसको जो है खुश करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उसको जो भी बोलो, जो भी समझो। ये है फाइनेंशियल मोटिवेशन। डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है यहां पर, डायरेक्टली, डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो मजे की बात है वो ये है कि फाइनेंशियल मोटिवेशन के भी कुछ मेथड्स हैं। अब कंपनी डायरेक्ट पैसा दे तो रही है, अब पैसे देने के भी कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। अच्छा भाई, वो क्या मेथड्स हैं, वो किस तरह से कंपनी यूज करती है हम जरा अब उसके ऊपर चलते हैं। नहीं तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो बेसिकली स्टार्ट होने जा रहा है कि कंपनी जो है वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टली पैसा देकर मोटिवेट करती है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड बाय अ कंपनी टू डायरेक्टली मोटिवेट द एम्प्लॉय। अच्छा भाई, अब क्या क्या मेथड्स है फाइनेंशियल मेथड के अंदर, अब वो देखते हैं। सबसे पहले जो कंपनी यूज करती है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, वो यूज करती है कंपनी सैलरी एंड वेजेस। सबसे पहला मेथड जो कंपनी यूज करती है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना, वो है सैलरी एंड वेजेस। अब तो सबसे पहले आपको सैलरी और वेजेस के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। आपको अब सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि सैलरी क्या है और वेजेस क्या है। सबसे पहले याद रखो, ये जो सैलरी होती है, सैलरी इज बेसिकली गिवन ऑन मंथली बेसिस। ये महीने के आखिर में दी जाती है। वेजेस या तो डेली दी जाती हैं या फिर वीकली दी जाती हैं। आई रिपीट, जिस इंप्लॉय को महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं उसे हम सैलरी कहते हैं, और जिस इंप्लॉय को डेली या वीकली पैसे मिलते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूं, वेज जिनको मिलती है डेली या वीकली बेसिस पे, ऐसे लोगों को कंपनी में लेबर कहा जाता है, और जिनको सैलरी मिलती है उनको एम्प्लॉय कहा जाता है। एक और चीज, सैलरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, वेजेस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंपनी सबसे एट फर्स्ट अगर किसी इंप्लॉय को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उसको पैसे दो। अब आपकी मर्जी है आप उसको किस फॉर्म में पैसे देते हैं। आप उसको पैसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ये आपकी मर्जी है। डेली दो, वीकली दो, या मंथ के एंड में दो। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट भी कर देता हूं। कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉयज होते हैं, जैसे अकाउंटेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, गार्ड है, चौकीदार है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, ये सारे इंप्लॉयज होते हैं। इनको कंपनी मंथ के एंड में सैलरी देती है।
इनकी सैलरी का कुछ ऐसा होता है कि कंपनी काम कराए ना कराए, कम कराए ज्यादा कराए, इनकी सैलरी चेंज नहीं होती। इनकी सैलरी चेंज नहीं होती, जितना भी काम कराया कंपनी ने, कम कराया कि ज्यादा कराया, सैलरी चेंज नहीं होती। सैलरी रिमेन्स फिक्स्ड। अब आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है। अब 10 दिन तक फैक्ट्री बंद थी, तो आप क्या बोलोगे चौकीदार को? 10 दिन तक फैक्ट्री बंद थी, हम आपको पैसे कम देंगे। चौकीदार बोलेगा सर मैं तो बैठा हुआ था ना। या कल को चौकीदार आपके पास आया, बोले यार सर सैलरी बढ़ा दें, आप बोलो क्यों? बोलो सर फैक्ट्री के अंदर बहुत काम हो रहा है। तो आप बोलोगे तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम्हारा तो काम बाहर बैठना है, बाहर बैठो। कम काम हो रहा है अंदर, ज्यादा काम हो रहा है, तुम्हारा कंसर्न नहीं है। ठीक है ना? तो कम काम हो या ज्यादा काम हो, सैलरी चेंज नहीं होती। वेजेस ऑन द अदर हैंड इज स्लाइटली डिफरेंट। वेजेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। जिस तरह का काम होगा उस तरह के पैसे लग रहे होंगे। कम काम होगा, कम पैसे लगेंगे, ज्यादा काम होगा, ज्यादा पैसे लगेंगे। ये जो वेज अर्नर्स होते हैं, इनको दे आर पेड एज पर आउटपुट। मतलब जिस तरह का या जितना उनसे काम लिया जा रहा है, उनको पेमेंट भी फिर उतनी ही दी जाएगी। अब इमेजिन करो, मुझे इस रूम में पेंट कराने मेरे ऑफिस के अंदर। ठीक है भाई। अब एक दीवार पेंट करानी तो वर्कर आएगा, वो बोलेगा यार सर 5,000 लूंगा। दो दीवार करानी तो बोलेगा 10,000 लूंगा। तीन दीवार करानी बोलेगा 15,000 लूंगा। वो वेज अर्नर है, जितना काम कराऊंगा उतने पैसे लेगा। ऐसे थोड़ी कि मैंने बोला अभी एक दीवार पेंट करानी, बोलेगा 2 लाख रुपए लूंगा, पूरा महीना लगेगा। मैं बोलूंगा क्यों भाई, 2 दिन का काम है। बोलेगा तो बाकी 28 दिन क्या करूं मैं बोलूंगा मेरा मसला थोड़ी है, मैंने आपको काम के लिए बुलाया, 2 दिन के काम के लिए। आप मुझसे 2 दिन के पैसे लो, पेंट करो, चले जाओ। तो जो वेज अर्नर्स होते हैं, इनको या लेबर जो होते हैं, इनको काम के अकॉर्डिंगली पैसा दिया जाता है। इनको काम के अकॉर्डिंगली पैसा दिया जाता है, जितना काम है उतने पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये वेरी करती है। सैलरी में तो क्या है, काम कराया नहीं कराया उतने ही पैसे देने हैं। वेज में क्या है, ज्यादा काम कराया ज्यादा पैसे, कम काम कराया कम पैसे। इसीलिए तो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये वेरी कर रही है विद लेवल ऑफ आउटपुट। एक टी शर्ट भी ज्यादा बना लिया या एक दीवार भी ज्यादा पेंट करा ली, ज्यादा पैसे। एक टी शर्ट कम बनाया, एक दीवार कम पेंट कराई, कम पैसे। वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब एक और मजे की बात, वेज भी जो है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। कुछ कंट्रीज के अंदर टाइम रेट चलता है वेज का, कुछ कंट्रीज के अंदर या कुछ कंपनीज के अंदर पीस रेट चलता है, और कहीं कहीं डेली वेज भी चलता है। अच्छा भाई, when we talk about countries like यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज के अंदर वहां पर टाइम रेट है। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल $10 एन आवर। गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर दिया? $10 एन आवर। अब आप अपने पास जब लेबर रखोगे ना, टी शर्ट बनाने के लिए या झाड़ू लगाने के लिए या पेंट कराने के लिए, वो आपसे आवरली चार्ज करेगा। तो आपसे बोलेगा भाई 1 घंटे के $10 लूंगा। आप 1 घंटे में दीवार पेंट कराओ, 5 घंटे में दीवार पेंट कराओ, आपकी मर्जी। 1 घंटे पे पेंट कराओगे दीवार, $10। 5 घंटे पे पेंट कराओगे, $50। ये क्यों? अपवर्क और ये फाइवर वगैरह पे जो फ्रीलांसर्स इतना पैसा कमा रहे हैं, उसकी वजह है दे चार्ज ऑन आवरली बेसिस। यूएस को कोई क्लाइंट मिल गया, मजे लग गए, उसने बोला वेबसाइट बनाओ। तो ये जो वेबसाइट डेवलपर होगा ना, जो पाकिस्तान में बैठा है, हमारे यहाँ क्या होता है, 50,000 दे दो वेबसाइट ले लो। वहां पे ऐसा नहीं होता। वो जो वेबसाइट बनाएगा ना यूएस वाले के लिए, वो बोलेगा भाई इस वेबसाइट को बनाने में मेरे अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स लगेंगे। अच्छा, ठीक है। और 1 आवर के कितने पैसे लोगे? उसने बोला भाई मैं 1 आवर के आपसे लूंगा लेट से $100, और 20 आवर्स में मैं आपको बना दूंगा। तो 100 × 20, $2,000 हो गए, टक, मिल गए भाई 6-7 लाख रुपए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आवरली हिसाब से चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में आवरली वेज नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है। बहुत आवरली वेज बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से, आवर के हिसाब से पैसे दे रहे हो। उस 1 आवर में जो है उसको भूख लग गई, सिगरेट पीने चला गया लेबर, तो फिर वो भी तो चीजें काउंट होती है ना। अच्छा भाई, उसके बाद पीस रेट है। मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैंने यहां पर पीस रेट फिक्स कर दिया। जैसे मैंने बोला भाई मेरी फैक्ट्री में $500 का एक टी शर्ट मैं लूंगा। अच्छा भाई, मेरा वर्कर आ रहा है,
एक टी शर्ट बना ले, 500 रुपये दूंगा उसको। उसको मेहनत करना है, 2 टी शर्ट बना रहा है मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैं उसको 1000 रुपये दे दूंगा। वो 5 टी शर्ट बना रहा है, 2500 ले जाए। काइंड ऑफ क्या होता है, आपने एक रेट फिक्स कर दिया, इस रेट पर आप अपने ही वर्कर से टी शर्ट खरीद लोगे। हालांकि वो वर्कर आप ही की फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप ही की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, आप ही की कंपनी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मेहनत पीस रेट के हिसाब से। आपने बोल दिया भाई 500 रुपए का टी शर्ट मैं लूंगा अपने बंदे से। अब आप मेरी कंपनी में सुबह और रात जाओ, या 1 घंटे में चल जाओ या 2 घंटे में चल जाओ, एक टी शर्ट बनाओ या 10 टी शर्ट बनाओ, 500 रुपए का रेट फिक्स है। जितना कमाना है उतनी मेहनत कर लो। ये भी होता है। और फिर हमारे पास पाकिस्तान में हमने डेली वेज भी देखा है, जो बेचारे, जो आपने देखा होगा रोड पे मजदूर वगैरह जो बैठे होते हैं, उनको डेली वेज मिलती है। ठीक है ना, पेड ऑन डेली वर्क। अगर आप किसी घर, आपके घर में मोहल्ले में कहीं आपने देखा हो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो जो वहां पर मजदूर काम कर रहे होते हैं बेचारे, उनको रोज के दिहाड़ी पे बुलाया जाता है, रोज की वेज। उनको कंपनी वाले, जो बिल्डर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कहता है भाई 1800 रुपये मिलेंगे आज के, सुबह 9 से लेके शाम 5 तक काम करना है, करते रहो काम, 1800 रुपये एट द एंड ऑफ द डे ले जाओ। ये होती है डेली वेज। तो सवाल ये है कि कंपनी फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है? फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट पैसा देके मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अब डायरेक्ट पैसे कैसे दे सकती है? एक हमने पढ़ा, सैलरी और वेजेस के थ्रू। अच्छा भाई, और किस तरीके से कंपनी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली मोटिवेट करने के लिए पैसा दे सकती है? और भी तरीके हमारे पास। एक है बोनस, और एक है कमीशन। अच्छा, यहां पर भी एक मसला है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, a lot of students are till date confused between बोनस एंड कमीशन। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये बोनस और कमीशन का फर्क क्या है। अच्छा भाई, याद रखो, बोनस इज ए फिक्स्ड अमाउंट गिवन ऑन टॉप ऑफ सैलरी। आपके घर में जो ड्राइवर चौकीदार वगैरह काम करते हैं, आपने देखा होगा जब हमारी हर साल ईद आती है, तो हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर चौकीदार को ईद पे सैलरी तो देते हैं, साथ में 5, 10, 20, 20 हजार ऊपर अलग से देते हैं। ये लो पैसे, जाओ करो शॉपिंग, ये बोनस है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने ईद के टाइम पे अपने चौकीदार को बोनस दिया, और वो आया, सर थैंक यू सर आपने बोनस दिया, अगले दिन आप आया, उसने बोला कि सर सैलरी, आपने बोला कौन सी सैलरी दी तो सही कल, वो बोलेगा सर वो तो बोनस था, सैलरी का आपने कोई सैलरी वैली नहीं है, बस बोनस था, हो गया खत्म। हाँ बोलेगा, वो चौकीदार बोलेगा पागल है ये मालिक, बोनस सैलरी के ऊपर दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस पे। ये बात भी क्लियर कर लो। तो जब एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उसको आप सैलरी दे रहे हो, अब आपको लगता है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मुझे उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, सैलरी के ऊपर जो आप एक अलग से एडिशनल फिक्स्ड अमाउंट उसको ऑफर करते हो, वो बोनस है। आप कहीं कुछ कुछ कंपनीज में मंथली बोनस होते हैं, कहीं क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, वो फिर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है ना, ये होता है बोनस। अच्छा भाई, कमीशन। अच्छा, कमीशन याद रखो, ये मिलता है हमेशा एक तो सेल्स टीम को, और ये मिलता है परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पर। ये किस तरह मिलता है? परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पर। अब मेरी ये पेंसिल बेचने की दुकान है, मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला भाई जाओ बेचो सामान, जितने की सेल्स होंगी 10% तुम्हारा। अब तुमने 1 लाख की सेल्स की, 10 हजार तुम्हारे, 10 लाख की सेल की, 1 लाख तुम्हारे, 1 करोड़ की सेल की, 10 लाख तुम्हारे, 10% तुम्हारे। ये जो परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेसिस पर जो पेमेंट की जाती है ना, ये कमीशन होती है। और हमेशा याद रखो, कमीशन सेल्स वालों को मिलती है, हर एम्प्लॉय को नहीं मिलती, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है। अब हर बंदा तो सेल्स में है नहीं, कंपनी का जो अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, चौकीदार, ये तो कुछ बेच ही नहीं रहे, ये तो अपना एडमिन वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं। तो इनको आप क्या चीज ऑफर करोगे परसेंटेज ऑफ सेल्स में? इनका काम ही सेल्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोनस मिलता है, कमीशन नहीं मिलता। कमीशन इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और ये मिलती ही सेल्स टीम को है। ठीक है जी, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीके हैं कंपनी अपने इंप्लॉयज को फाइनेंशियली मोटिवेट करने के लिए कर सकती है? एक और तरीका हमारे पास है, प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा भाई, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको लगता है यार एम्प्लॉय बड़ा काम का है, उसको रिटेन करने के लिए वो उसको प्रॉफिट ऑफर कर देती है।
अच्छा, कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो बोलते हैं यार हम कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या फायदा, कंपनी तो इतने पैसे कमा लेगी, हमें तो सिर्फ सैलरी मिलेगी या छोटा सा बोनस मिलेगा। अब ओनर बोलता है नहीं यार, ये तो एम्प्लॉय बड़ा काम का है, इसको हम लूज तो नहीं कर सकते। तो वो ओनर क्या करता है, वो ओनर अपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट ऑफर कर देता है कि यार चलो मेहनत करो, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो 5%, 10%, 20% प्रॉफिट तुमको दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। वो क्या करते हैं, वो अपने जो सीईओ, जो टॉप पोजीशन के लोग होते हैं ना, उनको सैलरी तो देते ही देते हैं, साथ में कंपनी के शेयर्स भी दे देते हैं। उससे क्या होता है, सीईओ टिम कुक को लगता है हाँ यार, जब कंपनी ग्रो करेगी तो सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जब ग्रो करेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, तो टेक्निकली मुझे भी तो फायदा मिलेगा। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, अब कंपनी की ग्रोथ भी मेरी ग्रोथ है और कंपनी का डिविडेंड भी मेरा डिविडेंड है। तो ये भी एक तरीका होता है, बट ये छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे दिया जाता है, हाई लेवल इंप्लॉयज को दिया जाता है टू रिटेन देम। अच्छा, अब एक और तरीका भी है इंप्लॉयज को फाइनेंशियली मोटिवेट करने का, फ्रिंज बेनिफिट्स। यहां पर क्या होता है कि कंपनी जो है अपने इंप्लॉय को बेनिफिट्स देती है। किस तरह के बेनिफिट्स? सेल फोन दे दिया, ठीक है ना, इंप्लॉय को पेट्रोल दे दिया, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है, सेल फोन दे दिया, पेट्रोल दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, इंश्योरेंस दे दिया, मेडिकल दे दिया, ट्रैवल दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्टली जो है वो पैसों वाली चीज इंप्लॉय को पकड़ा दी। बड़ी बड़ी कंपनीज में ये भी होता है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या होता है, कंपनी किस तरीके से डायरेक्टली पैसा देके इंप्लॉयज को मोटिवेट करती है। और ये कुछ मेथड हमने आज देखे जो कंपनी फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर यूज कर सकती है अपने इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए।